कैंसर इतना डराता क्यों है? कैंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जितना समझाया जा रहा है। कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर बीमारी नहीं है। शरीर में होने वाले सेल्स के अंदर होने वाले बदलाव का एक मैनिफेस्टेशन है। कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है? स्किन में, अंग में, हेयर फॉलिकल में, हर जगह कैंसर हो सकता है। बॉडी गिव्स सिग्नल, हम उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं। कैंसर में शुरुआती लक्षण किसी आम बीमारी के लक्षण से मैच करता है। 3 हफ्ते के बाद भी तकलीफ बरकरार रहे तो आप कैंसर की जांच जरूर कराएं। आरक्षण मेडिकल जैसी फील्ड में आपको क्या लगता है, इस तरह की सेवाओं को वेंटिलेटर पे पहुंचाने में कितना बड़ा योगदान? आरक्षण मेडिकल में एक कैंसर है। आरक्षण मेडिकल में एक कैंसर है। एक हेल्थ मिनिस्टर के लिए डॉक्टर होना कितना जरूरी है? आज जो हेल्थ मिनिस्टर बनता है उसको मेडिकल का एबीसीडी पता है। हेल्थ केयर का इतना बड़ा बजट है, ये जो बाबू और जो नेता चुन के जाते हैं पूरे देश के स्वास्थ्य के चौधरी बन गए। अब वो पैसे कमाने के लिए भारत के डीएनए में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। भारत के डीएनए में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। उसको सीने पे रख के नॉर्मल इंसान सो जाए, सांस रुक जाएगी, मर जाएगा। कॉर्पोरेट में जो लाला बैठे हैं टाई टोपी पहन के, जो एमबीए वाले चला रहे हैं, वो उस डॉक्टर को करप्ट बनने में मजबूर कर रहे हैं। डॉक्टर एक डरपोक कम्युनिटी है। डॉक्टर एक डरपोक कम्युनिटी है। मैं अस्पताल में झाड़ू लगाने से लेकर ऑपरेशन, रोबोटिक सर्जरी तक कर सकता हूँ, लेकिन एमबीए वाला डायरी उठाने के अलावा कौन काम कर सकता है अस्पताल का? ये रसोई कैंसर की वजह कैसे है? कैंसर की शुरुआत आपके रसोई से होती है। 3 तरह की रसोई माने, भगवान की रसोई, इंसान की रसोई, शैतान की रसोई। स्टेज का मैकेनिज्म कैंसर के साथ क्या है? 50% of the time patient dies the moment you declare it's cancer. Early, intermediate, advanced. ये 100% curable है। 100% curable है। क्यों सर बायोप्सी नहीं करानी है? जैसे मुंह का कैंसर है और आपने गाल के ऊपर चीरा दे दिया तो ये कैंसर फैल जाएगा। रामदेव को ओपन चैलेंज देता हूँ, रामदेव को ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर वो मरीज ठीक हो जाता है, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के रामदेव का चेला बनने को तैयार हूँ। कैंसर सुनते ही मौत का जहन में आना, ये मिथ है या वाकई लोग मरते ही मरते हैं? बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल मिथ है। माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, अनलिमिटेड केसेज जो ठीक हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम अगर है तो फार्मा स्कैम है। टाइप 2 डायबिटीज गारंटेड रिवर्सिबल है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आप आज दे सकते हैं जो हम फॉर्मूले को अपनाएं और कैंसर से हम बच जाएं? ऐप बेस्ड फूड मंगवाना बंद कर दें। सनसेट के बाद खाना बंद कर दें। 3 महीने अपने लाइफस्टाइल चेंज किया तो आपका लिवर 5 साल के बच्चे जैसा हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी ड्रिंक ले ली जाए तो आधे कीटाणु ऐसे ही मर जाते हैं। थोड़ी वाइन, थोड़ी बियर, सही इनको थोड़ा थोड़ा लेने से क्या बड़ी दिक्कत दूर हो जाती है? रेड वाइन में कुछ फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मॉडरेशन लेने से हार्ट अटैक का प्रोटेक्शन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट और आज इस पॉडकास्ट का विषय वो है जिस पे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, मैं जिसका जिक्र तक नहीं करना चाहता, मैं नाम भी और जहन में उसका ख्याल तक नहीं लाना चाहता, लेकिन हमें आपकी फिक्र है। और जब फिक्र है तो फिर सारी चीजें दरकिनार करके बात होगी उसकी जो हमें और आपको हर साल डरा रहा है। 2026 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस नई शुरुआत में जिंदगी को नए तरीके से निखारना है। ना 4 लौंग फूकने हैं, ना इलायची फूकनी है, जिंदगी को हेल्दी बनाना है। बात उसकी जिसको हम कैंसर कहते हैं, जिसका नाम सुनते ही निराशा समझ में आती है, लेकिन एक उम्मीद भी नजर आती है जब हम होते हैं उस शख्सियत के साथ जो बहुत अलग है, जो आपको डराता नहीं है, जो आपको समझाता है। और देश के टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक मशहूर कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान मेरे साथ इस पॉडकास्ट में इस साल पहली बार, लेकिन वैसे तीसरी बार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आधी भाई आपके साथ आके तो ऐसे ही मजा आ जाता है। आधी दिक्कतें तो आपका चेहरा देख के दूर हो जाती हैं सर। अरे ऐसा क्या है इस चेहरे में? ये तो मुझे नहीं मालूम है। आपको शायद पता हो। सर, जिस बीमारी का आज हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसको लेके अक्सर डर लगता है। कैंसर इतना डराता क्यों है? आपने जब ओपनिंग की तभी मैं सोच रहा था, एक बहुत बड़ी फिल्म की सेलिब्रिटी हैं और लगभग 4 दशक से फिल्म में काम कर रही हैं, अब सांसद भी हैं। उनके क्षेत्र में एक कैंसर का जागरूकता अभियान किया गया और उनको इनवाइट करने गया। पहले तो उन्होंने प्रिंसिपली एग्री कर लिया कि मैं आऊँगी कार्यक्रम में, लेकिन जब कार्ड मिला, जब देखा कैंसर का कार्यक्रम है, तो उन्होंने कार्ड को दूर किया कि कैंसर का नाम भी मत लो। आप इमेजिन कीजिए, जो फिल्म में काम कर रही हो, सांसद हो, क्षेत्र में जाती हो, वो इस तरह के तो कैंसर में ज़्यादा वहम फैला दिया गया है। अच्छा, जबकि कैंसर सच में ऐसा नहीं है। जो कैंसर के इतने रिसर्च आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझाया जा रहा है, कैंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जितना समझाया जा रहा है। सिंपली मैं कहूँ तो कैंसर बीमारी नहीं है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी
अलग बदलाव में शरीर में होने वाले, सेल्स के अंदर होने वाले बदलाव का एक मैनिफेस्टेशन है, परिलक्षण है। तो कैंसर एक, अगर कहें सिंपल भाषा में, तो एक बीमारी है। अपनी कोशिकाओं का बेतरतीब, असामान्य, उद्देश्य विहीन बढ़ोतरी होना और इसमें एक क्षमता आ जाना जो एक अंग से दूसरे अंग में जा सके। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। और साधारण इसको कर देते हैं, 3 करोड़ लोग मान लीजिए दिल्ली में हम रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, सब एक दूसरे के तालमेल में बैठे हैं। हमारी पूरी बॉडी 30 ट्रिलियन कोशिकाओं से बनी है, सेल से बनी हुई है। इनमें से कुछ आतंकवादी बन जाएं, हमें अपने लोगों को मारने लगे, एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगे, तो क्या आप अपने साथ में रहने वाले आतंकवादी बने लोगों को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे, हमारे जैसे दिखेंगे। सेम बॉडी के साथ यही होता है। कैंसर सेल्स चकमा देने लगता है और हमारा डिफेंस सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं पुलिस सिस्टम, पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस, हमारी डिफेंस सिस्टम काम कर रही थी, वो पहचान नहीं पा रही है कि कैंसर है और वो पनपने लगा, एक दूसरी से जगह जाने लगा। और एक क्षमता आ गई कि नॉर्मली हर सेल की एक लाइफ होती है, 120 डेज, 100 डेज, 80 डेज, ये इसको ओवर पावर कर लिया, अमरण हो गया और बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बस यही कैंसर है। लेकिन ये हुआ क्यों? उपमा के तौर पे आतंकवादी क्यों बने? उनको उनके हिसाब से उनको उत्पीड़न ज़्यादा मिला, प्रताड़ना ज़्यादा मिली और बार बार मिली। तो जो भी हम अपने जीवन शैली में कर रहे हैं या कोई भी ऐसी समस्या जो हमारे किसी अंग की कोशिकाओं को बार बार प्रताड़ित करे, बार बार डैमेज करे, उसमें एबनॉर्मलिटी आए, हमारा डिफेंस सिस्टम जाए उसको करेक्ट करे, लेकिन एक समय आएगा बदलाव इतना बड़ा कर लेगा, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में काबिल हो। जैसे याद होगा कोविड के टाइम ओमिक्रॉन चकमा देने वाला एक वायरस बना था, इम्यून सिस्टम को चकमा देगा। एक कैंसर हो गया, एक अंग से दूसरे अंग बढ़ने लगा और नॉर्मल कोशिकाओं का खाना भी छीन के खाने लगा। शरीर दुर्बल हो गया, ये बीमारी हावी हो गई और वो इलाज नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ तो इंसान की मौत हो गई। ठीक है, लेकिन कैंसर जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं हम लंग कैंसर हुआ है, थ्रोट कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है। कुछ जगह तो लोगों को पता है, लेकिन ये कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है? शरीर का एक भी अंग टेक्निकली सिर्फ हार्ट को छोड़ दें तो नहीं है जिसमें कैंसर नहीं हो सकता है। मतलब हेयर फॉलिकल, मतलब बाल जहाँ जड़ अटैच है स्किन से, वहाँ का कैंसर से लेके नाखून तक, अंगूठे के नाखून तक, टोज, मतलब शरीर के हर हिस्से में, स्किन में, अंग में, हेयर फॉलिकल में, हर जगह कैंसर हो सकता है। उपमा के तौर पे फिलोसॉफिकल अंदाज में मैं एक समझाता हूँ कि हार्ट में कैंसर नहीं होता है। क्यों? हार्ट 24 घंटे काम करता रहता है। बी एक्टिव इन लाइफ। अगर कैंसर से बचना है तो एक्टिव रहो, जैसे हार्ट एक्टिव रहता है। तो हार्ट का कैंसर नहीं होता है, बाकी किसी भी जगह कैंसर हो सकता है। लेकिन सर कैंसर जब हो जाता है तब अक्सर पता चलता है, लेकिन उससे पहले क्या शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे जिनको हम इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल, शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको पहले सिग्नल, एक डिक्टम है, बॉडी गिव्स सिग्नल, हम उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं। और कैंसर का भी लक्षण प्री कैंसर स्टेज से बॉडी को लक्षण मिलता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एसिडिटी, इंडाइजेशन, अपाचन है। आपने गैस की गोली खरीद की, सो कॉल्ड, जो गैस की तकलीफ खास करके उत्तरी भारत में माना जाता है, गैस जैसी कोई तकलीफ नहीं, डिस्पेप्सिया बोलते हैं, मतलब अपाचन का होना, पेट का फूलना। आपने दवा खा ली, ठीक हो गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर हो गया, फिर आपने दवा खा ली। या इसको कुछ भी मान लिया, ब्लीडिंग हुई, आपने मान लिया कि दांत में कोई मसूड़े में कोई जख्म हुआ होगा, पान खाने से कट गया होगा। आप जस्टिफाई करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं और ये लक्षण इग्नोर करते हैं। जब भी मैं किसी कैंसर मरीज जो कहता है कि सर हमें पता ही नहीं चला, स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ, तो मैं पूछता हूँ कि 6 महीने पहले ये हो रहा था, 9 महीने पहले ये हो रहा था, 1 साल पहले, तो कहते हैं हाँ सर हो रहा था। फिर मैंने कहा आपने इग्नोर क्यों किया? दोनों पार्ट पे इग्नोर हुआ। इंसान ने अपने लक्षण को इग्नोर किया, कुछ दवा ले ली या इग्नोर कर दिया। डॉक्टर के पास गया जो कैंसर के डॉक्टर नहीं थे, उनके पार्ट पे ही इग्नोर हुआ, वो उसको आम बीमारी मानने लगे। समस्या ये है, कैंसर में शुरुआती लक्षण किसी आम बीमारी के लक्षण से मैच करता है, जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, खून आ जाना कहीं से, जो बेनाइन कंडीशन, मतलब नॉर्मल बीमारियों में होता है, बुखार का होना, ये सारी समस्या आम बीमारियों में होती है। लोग उसी का इलाज करके, लेकिन बार बार कोई तकलीफ हो, आपके इलाज के बाद 3 हफ्ते के बाद भी तकलीफ बरकरार रहे, 3 वीक्स, तो आप कैंसर की जांच जरूर कराएं। जैसे किसी व्यक्ति को खांसी हुई, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग समझते हैं पोल्यूशन कारण खांसी हुई, ठीक है,
आपने इलाज लिया। लेकिन अगर पोल्यूशन खत्म हुआ, कम हो गया, उसके बाद भी खांसी हो रही है, 3 हफ्ते बाद खांसी बरकरार है, या इस तरह से कोई भी असामान्य लक्षण 3 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार हो, आप कैंसर की जांच करा लें। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर केसेज में कैंसर नहीं निकलेगा, 100 में से 90% केसेज में कैंसर नहीं निकलेगा, और 10% में कैंसर प्री कैंसर या बहुत अर्ली कैंसर स्टेज में पकड़ में आ जाएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, उस समय हम इसको क्योर कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम शुरू किया, पॉडकास्ट एक अच्छा जरिया है पब्लिक तक पहुंचने का। जागरूकता, सबको जागरूक होना चाहिए, हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, हर डॉक्टर को जागरूक होना चाहिए। तो ये बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल आम तरीके की बीमारी होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, सिर्फ जागरूकता भर काफी है क्या? देश की स्थिति इस मुहाने पे खड़ी है कि इस तरह की बड़ी बीमारी से हम लड़ने में कामयाब हो सकते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जागरूकता तो हम कह रहे हैं कि हाँ, आपने पकड़ लिया, व्हाट नेक्स्ट? इंसान जाएगा कहाँ? जो आप देखते हैं हिंदुस्तान में बाबा थेरेपी पनप रही है। बाबा थेरेपी मैं कहता हूँ जो कैंसर या फॉर दैट मैटर किसी का डॉक्टर नहीं है, बाबा है, कोई भी व्यापारी कोई कपड़े चोला पहन लिया और कहता है मैं कैंसर का इलाज कर रहा हूँ, भूत भभूत झाड़ फूंक गौमूत्र, इससे कैंसर ठीक नहीं होता है। ये लेकिन पनपा क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसी सुव्यवस्था सुचारू रूप से विकेंद्रीकृत पूरे देश में मौजूद नहीं है। कैंसर के इलाज के लिए बड़े शहर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं बड़े शहर? इसका इलाज तो पेरिफेरल हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हो जाना चाहिए और पूरा हो जाना चाहिए। आज की व्यवस्था ये है कि प्राइवेट अस्पताल सुपर स्पेशलिटी इलाज, कैंसर ही नहीं, हार्ट का, किडनी का 73% लोड प्राइवेट अस्पताल कवर कर रहा है, सिर्फ 27% सरकारी व्यवस्था में उपलब्ध है। और भारत में डॉक्यूमेंटेड आप कहते हैं 81 करोड़ लोगों को आप अनाज देते हैं, मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, डॉक्यूमेंटेड। तो जब इतने लोग गरीब हैं तो इतने लोगों का इलाज कहाँ होगा? 27% में ये एक पिरामिड समझें, इन्वर्टेड पिरामिड है। प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा हैं, उसको अफोर्ड करने वाले लोग कम हैं। जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनकी सुविधाएं कम हैं। इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, नीति निर्धारण की ज़रूरत है, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम एम्पावर कर सकते हैं, सिर्फ आयुष्मान भारत योजना जैसी चीज़ चलाने से नहीं होगा। आयुष्मान भारत योजना समझिए है क्या? टैक्स पेड पैसे का रेवेन्यू जनरेट हुआ, एक पूल बना, वो पैसा प्राइवेट अस्पताल को दे रहे हैं। उससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हुआ? प्राइवेट अस्पताल अमीर होता चला गया, कुछ समय के लिए तो मरीजों का इलाज हो गया, अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हमारा ये राजस्व खाली होगा और परमानेंट सॉल्यूशन हमें हेल्थ केयर का मिला? आंसर इज नो। तो इसको मैंने कहा था जब शुरू हुआ था आयुष्मान भारत योजना 2014 में, मैंने यही बात कही थी कि अभी एंट्री मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आयुष्मान भारत योजना, होनी चाहिए। लेकिन इस समय आप सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त और तंदुरुस्त दोनों कर लें, ताकि 5 से 10 साल में हमें इसकी जरूरत ही ना हो आयुष्मान भारत योजना की, हमारी सरकारी संस्थाएं स्ट्रांग हो जाए। आरक्षण मेडिकल जैसी फील्ड में आपको क्या लगता है, इस तरह की बीमारियों को या किसी भी तरह की बीमारियों को या इस तरह की सेवाओं को वेंटिलेटर पे पहुंचाने में कितना बड़ा योगदान निभाते हैं? आरक्षण मेडिकल में एक कैंसर है, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। भले सोशल मीडिया पे आके लोग मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट देते हैं, लेकिन उनसे मैं डिबेट करना चाहता हूं कि जब डिफेंस में आरक्षण नहीं, डीआरडीओ में आरक्षण नहीं है, क्योंकि आपको डर है, थ्रेट है, तो फिर इसमें बिलो टैलेंट, एक एवरेज टैलेंट हम डिसाइड कर लें, उसके बिलो टैलेंट के लोगों को आना क्यों जरूरी है? ओपन कीजिए, न जातिगत आरक्षण हो, न जो रिश्वत से पैसे देके डोनेशन देके कॉलेज जाते हो उसको भी मैं आरक्षण मानता हूँ, आर्थिक आरक्षण न ये हो। ओपन सीट रखिए मेडिकल, क्योंकि एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर लोगों की जान आप किसी ऐसे के हाथ में डाल रहे हैं जो काबिल नहीं है, तो ये चला जाएगा। उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? आपने आरक्षण दिया, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में जो क्रीमी लेयर के बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आरक्षित बच्चे जब ज्वाइन करते हैं किसी पोस्ट पे तो उनका प्रमोशन फास्ट होता है, और जो क्रीमी लेयर के जनरल कैटेगरी के बच्चे उनके अंदर काम करना पड़ता है। इनको कभी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा मैं 70% 80% ला के 30% लाने वाले को नीचे काम करूं। सही बात है। तो आप इसको जातिगत आर्थिक किसी भी आरक्षण मुक्त कर दे, ये कैंसर मुक्त हो जाएगा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में किसी, अच्छा जो लोग कहते हैं मेरे अच्छे 6 स्टूडेंट
उस जाति से हैं जिस जाति को आरक्षण मिलता है, लेकिन उन्होंने कभी आरक्षण नहीं लिया, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, आज वो उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए आप ये करके एक तरह से उन जातियों को आप बैसाखी पकड़ा के आप डिक्लेयर करते हैं कि तुम काबिल नहीं हो। उनके दिमाग से तगमा हटाइए, उनको हम सहूलियत दें, पढ़ाएं और उसको हम अपने बराबर लाएं। हमारी ये ज़रूरत है। जैसे ये होगा, सरकारी संस्थाएं दुरुस्त होने लगेगी, अनारक्षित सिस्टम चलेगा और एक अच्छा सिस्टम हम हेल्थ केयर का दे सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, अच्छे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ब्रेन ड्रेन होकर लोग बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं यहाँ से पढ़ाई करके, या प्राइवेट अस्पताल को ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल आपका एम्पावर होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है कि अच्छे क्रीमी वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, आपके गवर्नमेंट में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जब आप कैंसर की बात करते हैं और इस पूरे मैकेनिज्म को समझाते हैं, तो किसी भी देश में, खासकर हमारे देश में, पॉलिटिकल सिस्टम इन सारी चीज़ों पे हावी रहता है। एक हेल्थ मिनिस्टर के लिए डॉक्टर होना कितना ज़रूरी है? मुझसे पूछिए तो मैं तो पूरे सिस्टम को ऐसे समझाता हूँ, IMS जैसे IAS IPS का एग्जाम हो रहा है, IMS इंडियन मेडिकल सिस्टम का एग्जाम हो, MBBS के बाद हर डॉक्टर को एग्जाम देने की जरूरत हो। उसके बाद 2 डिवीजन बने, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या क्लिनिकल जाना है। क्लिनिकल जाना आप MSMD करें, उसमें आगे बढ़ें। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो यही डॉक्टर PHC का इंचार्ज बने, वहाँ से बढ़ता बढ़ता ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बने। फिर हर स्टेट का जो टॉप कैडर का बंदा हो वो हेल्थ मिनिस्टर बने, और उन हेल्थ मिनिस्टर में चुन के फिर एक बंदा कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर बने। मतलब इसका एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल से लेके इतना ज़्यादा हो कि इसको आप बेवकूफ़ ना बना पाए। आज जो हेल्थ मिनिस्टर बनता है उसको मेडिकल का ABCD पता है, इतिहास के पन्ने पढ़ के बाबू जो IAS बनते हैं, ब्यूरोक्रेट, वो उसको पॉलिसी बताते हैं, उनको क्या मालूम है कि ग्राउंड लेवल पे समस्या क्या हो रही है हेल्थ केयर की। तो ये पूरा एक चैनल बने और हेल्थ इस तरह से कंट्रोल हो। आपको आश्चर्य होगा, इसी सिस्टम में इतने ही कम पैसे में होलिस्टिकली हम हेल्थ केयर को सुधार देंगे। लेकिन ये कौन चाहेगा, क्यों चाहेगा? हेल्थ केयर का इतना बड़ा बजट है, ये जो बाबू और जो नेता चुन के जाते हैं, जो आज तक आपके सामने हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे, वो बन गए चौधरी, पूरे देश के स्वास्थ्य के चौधरी बन गए। अब वो पैसे कमाने के लिए आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर आएगा तो करप्शन नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर इतना इल्ड दे देगा कि छोटा मोटा करप्शन आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भारत को अगर जो कहे भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हो ही नहीं सकता। भारत के DNA में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, भारत करप्शन फ्री हो ही नहीं सकता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शेरशाह सूरी के टाइम मसाले में घोड़े की लीद मिलाई जाती थी। आप क्या कहते हैं, करप्शन आज हुआ है? तो उसको इग्नोर करें, पहले हम सिस्टम को तंदुरुस्त इतना कर दें कि हमारा डिलीवरेबल हो जाए सिस्टम, और उसके लिए जरूरी है कि मेडिकल लिंक को आप इस लिंक से मैच्योर होने दें। लेकिन पॉलिटिकल करप्शन पे जब आप उंगली उठाते हैं सर, तो डॉक्टरी पेशे में करप्शन नहीं है? डॉक्टर तो खूब लूटते हैं पूरी तरह, तभी तो कह रहा हूं। तो फिर एक डॉक्टर कैसे अच्छा हेल्थ मिनिस्टर बनेगा? अगर हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को हेड टू हेड, कि एक बिना डॉक्टर हुए हेल्थ मिनिस्टर बना, उसका करप्शन लेवल, उसको एक ही बात मालूम है, पैसे कैसे ज्यादा कमाऊं। लेकिन एक डॉक्टर जो अनुभव करते हुए PHC CHC से प्रमोशन होता हुआ बढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, उसका करप्शन वैसा करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता थोड़ी जगी रहती है। मैं बताऊं, डॉक्टर कितना भी करप्ट हुआ है, लेकिन उसके अंदर संवेदनशीलता ये जरूर है कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। ये संवेदनशीलता है, ये नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि जब किताबें हमारी हैरिसन डेविडसन की होती है ना, बेली लव की किताबें जब MBBS में पढ़ते हैं सर्जरी में, उसको सीने पे रख के नॉर्मल इंसान सो जाए, सांस रुक जाएगी, मर जाएगा, और इसको सो के मेडिकल का बच्चा पूरा MBBS करता है और जिंदा रहता है। इतनी संवेदनशीलता उसकी बची रहेगी। नहीं सर, लेकिन डॉक्टर अंशुमान एक तरफ कहते हैं कि डॉक्टर्स लूटते हैं, और डॉक्टर्स पे बड़े आपने आरोप लगाए, और उसको हमारी पॉडकास्ट में कहा कि भी डॉक्टर्स का भी धंधा कोई इतना पाक साफ नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम पे भी आप आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। सर, दोनों चीजों में से एक चीज पे यकीन करना होगा ना, तो हम किस पे यकीन करें आपकी डॉक्टर पे? उसका कारण बताता हूँ। डॉक्टर अभी जो करप्शन में इन्वॉल्व हुआ, आपको लगता है 30 साल पहले डॉक्टर इतना करप्शन कर रहा था? हम तो भगवान मानते थे। एग्जैक्टली। डॉक्टर हो गया तो मतलब भगवान है। डॉक्टर हो गया, अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता था, सारे लोग समझ जाते थे कि यही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं। डॉक्टर इतना पॉपुलर होता था। डॉक्टर को लोग अपने गांव से चावल, दाल, घी ये लेके आते थे। मतलब डॉक्टर एक तरह से पूजनीय था। आज क्यों कहते हैं अच्छा डॉक्टर चाहिए? क्यों हुआ मालूम? ये जो कॉर्पोरेट हाउस में लाला इन किए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बना दी अस्पताल की, उसने फोर्स किया, डॉक्टरों को बेंड कर दिया। अब डॉक्टर की मजबूरी समझिए। एक डॉक्टर पढ़ के निकला, सरकारी
जॉब नहीं करेगा, जैसा मैंने बताया क्रीमी लेयर है, उसको रूल करने वाला पहले कोई आरक्षित डॉक्टर होगा, उससे ऊपर कोई बाबू होगा जो इतिहास के पन्ने पढ़ के आईएएस बना है, और उसके ऊपर मिनिस्टर होगा जो मेडिकल का सिस्टम नहीं जानता है। ये डॉक्टर कहाँ जाएगा? ऑप्शन बचे दो, या तो भारत छोड़ दे, परिवार की मजबूरी, माँ बाप को देखना है, भारत छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है, तो कहाँ ज्वाइन करेगा? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में जो लाला बैठे हैं टाई टोपी पहन के, जो एमबीए वाले चला रहे हैं, वो उस डॉक्टर को करप्ट बनने में मजबूर कर रहे हैं। अब कहिएगा क्यों? सारे डॉक्टर, मैं गारंटी देता हूं, डॉक्टर जिस दिन अपने स्पाइन को स्ट्रेट कर दे, कहे कि मैं नहीं झुकूंगा, अगर सारे डॉक्टर प्राइवेट के कर दें, ये लाला और एमबीए वाले बाबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग इल्ड कर जाते हैं। डॉक्टर एक डरपोक कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता है किसी भी सिस्टम को। इतनी खुल के बोलने की हिम्मत इस डॉक्टर में कैसे आती है? सहजता। मैं जीवन को बड़े सहजता से जीता हूं। बल्कि आप भी उसी कॉर्पोरेट का हिस्सा हैं सर? बिल्कुल कॉर्पोरेट का हिस्सा हूं। हाँ। और मैं ओपन कहता हूं कि आज तक मुझे किसी कॉर्पोरेट ने क्यों नहीं बेंड डाउन किया, क्यों नहीं मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि तुम टारगेट पूरा करो, तुम ये दवाई लिखो। मैं सब डॉक्टरों से ही कहता हूं कि स्पाइन स्ट्रेट करो। जो काम एक डॉक्टर कर सकता है, मैं अस्पताल में झाड़ू लगाने से लेकर ऑपरेशन, रोबोटिक सर्जरी तक कर सकता हूं, लेकिन एमबीए वाला डायरी उठाने के अलावा कौन काम कर सकता है अस्पताल का? सिर्फ डॉक्टर, अपने सारे डॉक्टर स्पाइन स्ट्रेट कर ले। अभी क्या लगता है, ये डॉक्टर स्पाइन स्ट्रेट करेगा तो हमारे पास 90 डॉक्टर बचे हैं जो हमारे सामने चमचागिरी करने को तैयार हैं। अफसोस लगता है, तुम किसके सामने झुक रहे हो? 12वीं के बाद तुमने मेडिकल क्वालिफाई किया था, जो बच गए थे नमूने, जो मेडिकल क्वालिफाई नहीं किए थे, वो ग्रेजुएशन करके एमबीए करके तुम्हें रूल कर रहे हैं, तुम उनके सामने झुकते हो? उनकी औकात है? एक दिन उनको चाकू पकड़ा दो कि ऑपरेशन करने के लिए हालत खराब हो जाएगी, वो रूल करेंगे गवर्नमेंट हेल्थ केयर को? बस इतनी जरूरत है। वही सहजता मैंने जीवन में रखी है कि मैं जो काम कर सकता हूं, ये एमबीए नहीं कर सकता है। एमबीए जो कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। अब तो मैं भी एमबीए हूं। आप तो लॉ भी जानते हैं जी। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर कैंसर की ही बात करते हैं। कैंसर को आप कहते हैं हमारी रसोई से ही इसकी शुरुआत होती है। ये रसोई कैंसर की वजह कैसे है? कैंसर के कारण में सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है, जो कि अवधारणा बनी हुई कि लोग समझते हैं जीन से होता है कैंसर, मतलब परिवार में किसी को कैंसर हुआ तो मुझे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 5 से 15% कैंसर, सारे कैंसर को मिला दें, इतना ही जेनेटिक है। 85% कैंसर आपके वातावरण, मतलब आपके आसपास की चीजों में, उसमें से 35% आपके खाने से है। इसीलिए मैं हर समय कहता हूं, कैंसर की शुरुआत आपके रसोई से होती है। कि इंसान सबसे ज्यादा अपने जीवन में क्या, खाना पीना यही कर रहा है। अब उस रसोई को जब मैं कहता हूं सिंपली कि 3 तरह की रसोई माने, भगवान की रसोई, इंसान की रसोई, शैतान की रसोई। जो प्रकृति प्रदत्त चीजें एज इट इज आप खा सकते हैं, भगवान की रसोई स्वस्थ रखेगी आपको, फल फूल हरी साग सब्जियां। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन आपकी रसोई में बने, गरम आप खा रहे हैं, इंसान की रसोई। शैतान की रसोई, जितने पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड है, इवन फॉर दैट मैटर, पैक्ड आटा, पैक्ड चावल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, ये सब शैतान की रसोई है। आज से 40 साल पहले कैंसर इतना कॉमन क्यों नहीं था? रसोई को डिस्टर्ब किया। आपके रसोई में रखे हुए सामान, बर्तन, प्लास्टिक, टेफ्लॉन कोटेड, जिसको नॉन स्टिक कहते हैं, ये सब कैंसर के कारक बने। और आप आश्चर्य कर रहे हैं कैंसर क्यों हो रहा है? कैंसर आपके रसोई में घुसा हर तरफ। तो जो दर्शक सुन रहे हैं, अपने किचन को एक स्कैन करें, पूरे परिवार के सभी लोग मिले और बच्चों को इसमें जरूर शामिल करें। कि बच्चे हमारे विज्ञान के प्रति जागरूक हैं, ज़्यादा जानते हैं। जो बच्चे स्क्रीन मोबाइल लेके बैठे, उनको आज इस पॉडकास्ट को सुने, शामिल करें, सब लोग जाएं रसोई में। और जब देखेंगे तो उनको आश्चर्य लगेगा कि हर तरफ तो आप कैंसर फॉर्मिंग एजेंट रखा हुआ है आपने। और फिर पूछते हैं कैंसर क्यों हुआ? प्लास्टिक की बोतलों को हटाएं, फ्रिज से लेके हर जगह सारे कंटेनर हटा दें। मर्तबान ग्लास का हो, मेटल का, किसी भी मेटल का, इस तरह के बर्तन आप लाएं। सारी रिफाइंड चीज़ें हटा दें। रिफाइंड आटा आपकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? उससे चोकर हटा दिया, फाइबर हटा, सिर्फ स्टार्च मिला, आपके गट को ख़राब किया। दूसरा कि आप पैकेट का आटा लाते हैं, कभी देखा है पैकेट का आटे में कीड़ा लगते हुए? उसमें इंसेक्टिसाइड डाल के उसको तैयार किया गया। आप नॉर्मल गेहूं लेके आटा पिसवाएं, 15 दिन अगर आपने रखा, छोड़ दिया, तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। कीड़े के खाने लायक आटा है, तो आप उसको गलत समझते हैं। अपना गेहूं ले, अपना आटा निकलवाएं। ब्राउन राइस, एज इट इज राइस, ब्राउन राइस से कुछ नहीं है, केमिकल कोटेड नहीं है, मार्केट से पैक लाने की जरूरत नहीं, किसानों से डायरेक्टली आप प्रोक्योर कर लें। सेंधा नमक,
या रॉक सॉल्ट जो ढेले का आता है, उसको चूर के घर में नमक बनाए। कहने का मतलब कि रिफाइंड क्यों चाहिए आपको? सर इतना व्यवहारिक है ये सब कुछ बहुत कर व्यवहारिक पाना? है, क्योंकि पिछले 25-30 साल से दिल्ली में रहते हुए अगर मैं कर पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी व्यस्तता का स्तर बाकी लोगों से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मैं कर पा रहा हूँ तो सभी लोग कर सकते हैं। और साधारण बताता हूँ, दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जो बॉर्डर से लगा हुआ है, 100-150 किलोमीटर दूर चले जाए, आज अच्छी खेती हो रही है। 10 फैमिली अपने सोसाइटी के, हम लोग क्योंकि दिल्ली वाले सोसाइटी में रहते हैं, 10 फैमिली मिले, रोटेशन कर लें, इस महीने एक फैमिली जाए, सबके लिए सामान ले आए, तो एक फैमिली का टर्म साल में एक बार आएगा, आपकी पिकनिक भी हो गई, और किसानों से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करें। फॉर एग्जांपल 10 फैमिली का 10 बीघे में अगर प्रोड्यूस होगा, तो 10 बीघे में अनाज, गेहूं उपजाएं, ब्लैक व्हीट, जीएमओ नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गेहूं मिल रहा है ये नहीं उठाएं, खपली गेहूं है, ब्लैक व्हीट है, जैसे मैं ब्लैक व्हीट काला गेहूं उपजाता हूँ, इसको उपजाएं। सारे फैमिली का मिल गया। घर में एक आटा चक्की रखें, 1 किलो 2 किलो गेहूं डालेंगे, घर घंटी बोलते हैं, आपका आटा तैयार हो गया। 4 दिन 5 दिन में खत्म हो, दोबारा पीस लें। और इतना सिंपल पीसना है कि आप उसमें डाल दें, निकलेगा, घंटी बजेगी, आपका आटा तैयार है, हो गया। चावल किसानों से लेकर डायरेक्टली करा लें, सरसों का तेल, दलहन, सारी चीज़ें हो जाती है। और एक एक फैमिली जाए, बीच में ले आए, पिकनिक भी हो गया, आउटिंग भी हो गई। संभव है। नोएडा के बॉर्डर, यहाँ पे खेत है, सब्जियां हो रही हैं। एक मैंने, कुछ लोग मुझसे मिले थे, उनसे मैंने डायरेक्टली सीधा खेत से करके एक ऑप्शन चालू किया था। सोसाइटी में 50 फैमिली जोड़ ले, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक दिन पहले आप डाल दें कि कल मुझे भिंडी 250, बैगन इतना, ये चाहिए। सारा सिस्टम तैयार करें, वहाँ से किसान आए, एक ट्रॉली लेके सबके गेट पे सुबह 4 बजे लटका के चला जाएगा। फ्रेश सब्जी मिल गई आपको। करना चाहे तो आप अगर अपने को स्वस्थ रखने के लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए फास्ट फूड लाइफ में कहने लगा हूं, जैसे फास्ट फूड ड्राइववे में गए, बर्गर आपने उठाया, खाते चले गए, तो जीवन ये थोड़ी है, थोड़ा सा समय दें। पर सर किसानों के बारे में कहा जाता है कि ज्यादा पैदावार के लिए, ज्यादा मुनाफे के लिए वो भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। अभी किसान इसलिए उपजा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उपजा के बेचे, उसको पैसा मिले। अब किसी के पास 2 बीघे 5 बीघे जमीन चाहेगा, भाई पूरे साल मुझे इसी से जीविका चलानी है, कर रहा है। इसीलिए डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की बात जब मैंने कही, इस किसान पे दबाव नहीं है। आपने किसान पे पूछ लिया कि आप नॉर्मली 10 बीघे खेत से कितने पैसे कमाते हैं, आप 10 फैमिली मिलके आप श्योर कर दीजिए कि इतना तो दूंगा ही, आप मेरे लिए उगाओ, इसमें उर्वरक नहीं डालोगे, इंसेक्टिसाइड नहीं डालोगे। जिन ग्रुप को लगता है आपके पॉडकास्ट पे वो ये लिखे कमेंट, मैं उनको ले जाके इसका तरीका दिखाऊंगा कि कैसे हो सकता है, और ये डुएबल का तरीका है। आपको बहुत बड़ा तरीका नहीं है। किसान बेईमानी नहीं करेगा, उसको तो इतना पैसा चाहिए, बेचारा किसान एक गरीब परिवार से है, उसको इतना पैसा चाहिए कि उसकी फैमिली चल जाए, पूरे साल की जीविका में निकल जाए। वो आपके लिए वो ऐसे ही उगाएगा जैसे आप कहें। ये मैं कर चुका पहले, फिर जाके मैंने अपनी खेती चालू की, इसलिए मैं जानता हूं कि ये हो सकता है, बहुत डुएबल है। लेकिन सर हम जब कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी को पता चलता है तो कैंसर हो, तो उसके जहन में आता है भाई कौन सी स्टेज का है। सर इस स्टेज का मैकेनिज्म कैंसर के साथ क्या है? सबसे पहले कैंसर का जब पता चलता है, पहली किताब जो मैंने पढ़ी, एमसीएच जब मैंने ज्वाइन किया, JCRI गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, तो लाइब्रेरी में पहली किताब पढ़ी कैंसर एंड इमोशन। तो उसमें फर्स्ट पेज पे ही एक लाइन थी, 50% ऑफ द टाइम पेशेंट डाइज द मोमेंट यू डिक्लेयर इट्स कैंसर। मतलब डाइज का मतलब है नेचुरल, मतलब एक्चुअल डेथ नहीं सर, मेंटली वो दहशत में आ जाता है, दहशत में कि क्या हो गया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसी समय हैंड होल्डिंग की जरूरत है, डॉक्टर उसका हैंड होल्ड करे कि डॉक्टर कैंसर के विज्ञान को जानता है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा, आपका स्पेसिफिक क्या है सवाल? स्टेजेस के हिसाब से। अब स्टेजेस, बाकी बीमारियों में क्यों स्टेजेस नहीं हुआ? स्टेज उसी में हो सकता है जो माइग्रेट करता हो, मतलब साइज में बड़ा होता हो और एक अंग से दूसरे अंग में जाता है। सॉलिड या फिर सॉलिड क्या बोलेंगे उससे, लिक्विड। हाँ, जैसे ब्लड कैंसर को हम अक्सर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब स्टेज का सिस्टम ये हुआ, स्टेज 1, 2, 3, 4 आमतौर पे मेडिकल साइंस में। यही। फिर उसके डिवीजन है, ABC, 1 का मान लीजिए 1A 1B ऐसे है। इतने टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन लोगों के लिए मैं 3 स्टेज बताता हूँ। अच्छा। अर्ली, इंटरमीडिएट, एडवांस। अर्ली में स्टेज 1, 2, इंटरमीडिएट में 3, एडवांस में 4। अब इसका मतलब क्या? अर्ली मतलब उसी अंग का कैंसर, उदाहरण के तौर पे महिलाओं में स्तन का कैंसर, पुरुषों में मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर,
उसी अंग में हो छोटे साइज का हो, तो अर्ली स्टेज। ये 100% क्योरेबल है। ओके। ठीक, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब आसपास गिल्टियां बना दी, साइज बड़ा हो गया, इंटरमीडिएट स्टेज, स्टेज 3। और अगर इस अंग से निकल के दूसरे अंग में चला गया तो स्टेज 4, मतलब इसके सेल्स पूरे ब्लड में घूमते 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 दूसरे अंग में जाके जमा हो गए, स्टेज 4। स्टेज का इंपॉर्टेंस ये है कि क्या इलाज करना है और ठीक होने की संभावना कितनी है। स्टेज 1 2 पूरी तरह क्यूरेबल है। स्टेज 3 में पहले हमें उसको छोटा करना पड़ता है, ट्यूमर को, कैंसर को, उसके बाद उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, ठीक हो जाते हैं। स्टेज 4 में आमतौर पे एज ए नॉर्म हम कहते हैं कि ठीक नहीं हो सकता है। हम 2 ही उद्देश्य से इलाज करें, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, इनके जीवन को जितना बढ़ा सकें, एंड टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब बढ़े हुए जीवन में उनका जीवन बेहतर हम बना सकें, बदतर ना हो, मतलब आईसीयू के बेड पे ना पड़े रहें, दर्द में ना रहें, कोई तकलीफ ना हो, ये कर सकते हैं। तो ये स्टेज 4 हुआ। लेकिन स्टेज 4 जैसे उदाहरण के तौर पे बताओ, प्रोस्टेट कैंसर, स्टेज 4, मेरे पास 50 से ऊपर मरीज ऐसे हैं जिनको 10 साल से ऊपर हो चुका है और वो रिलैप्स में है, रेमिशन में है, स्टेज 4। तो ये भी अवधारणा है। टेक्निकली हम साइंस के हिसाब से नहीं कह सकते हमने क्योर कर दिया, लेकिन रिलैप्स तो है। तो ये तब संभव है जब होलिस्टिक अप्रोच हम कैंसर का करें। तो सर, जब आप कैंसर से जिंदगी को बचाने की बात करते हैं तो हालिया मैंने कई पॉडकास्ट कैंसर पे किए, लेकिन अलग विधाओं में। तो एक आचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई जो आयुर्वेद में काफी एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि बायोप्सी बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। बायोप्सी कराने का मतलब कैंसर को बढ़ावा देना है। क्यों सर बायोप्सी नहीं करानी है? नहीं, देखिए, ये विज्ञान नहीं है, इसको हम स्यूडो साइंस कहते हैं। स्यूडो साइंस इसलिए कहते हैं कि जिसका कोई प्रत्यक्ष ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो, वो विज्ञान नहीं होता है। बायोप्सी की अवधारणा बहुत तेज से फैलाई गई है। और दूसरा पेट का। अब इसमें देखिए क्या है कि बायोप्सी आप बिना कराए कैंसर का अगर इलाज करेंगे तो कैंसर है कि नहीं पहले ये नहीं पता है, और कैंसर है तो किस टाइप का है, क्या इलाज करना है ये नहीं पता है, इसलिए बायोप्सी जरूरी है। लेकिन अब क्यों अवधारणा बनी? ऐसा तो है नहीं कि बिना बेबुनियाद बेआधार ये अवधारणा बनी होगी। इसका कारण ये हुआ कि रॉन्ग टेक्निक से अगर बायोप्सी कर दी गई, जैसे मुंह का कैंसर है और आपने गाल के ऊपर चीरा दे दिया, गलत टेक्निक हो गई ना, तो ये कैंसर फैल जाएगा। इसीलिए बायोप्सी मस्ट बी डन बाय ए क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट। उसको पता है तरीका कि कैसे बायोप्सी करेगा तो कैंसर को छेड़छाड़ ना हो। ये बायोप्सी डॉक्यूमेंट करेगा और पेट स्कैन स्टेज करेगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी मार्केट में आ गए जो इनफैक्ट डॉक्टर भी नहीं हैं। वो लोग उड़ा रहे हैं कि बायोप्सी मत कराओ, पेट मत कराओ। क्यों ये उड़ा रहे हैं उसका कारण समझिए कि बायोप्सी से आपको पता चल गया कैंसर है, पेट से पता चल गया स्टेज। अब इन व्यापारियों ने स्यूडो साइंस से जो इलाज किया आपका, 3 महीने बाद आप सवाल करेंगे कि भाई आप कह रहे हैं कैंसर गल के निकल रहा है, लेकिन बायोप्सी में तो आ रहा है कि कैंसर है, दोबारा आपने बायोप्सी कराई, पेट स्कैन बता रहा है कि एडवांस स्टेज हो गया, तो आप इलाज क्यों कर रहे हैं? तो ये चाहते ही नहीं कि पहले इनके इलाज से पहले बायोप्सी और पेट कराओ, ताकि बाद में तुम सवाल ना कर सको। और ये गुमराह आपको करते रहेंगे, गुमराह होंगे। मेरे पास हर हफ्ते 20 से 25 मरीज ऐसे आते हैं जो दूसरी जगह बायोप्सी बिना पेट का इलाज करा रहे थे, बढ़ गया, अब कहते डॉक्टर साहब उनसे जा क्या बोल रहे हैं, अब तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जीवन है, खिलवाड़ मत करो। नहीं सर, पर ये बड़ी दुविधा की स्थिति है किसी के सामने भी। एक तरफ आयुर्वेद अपना झंडा बुलंद किए हुए है और कह रहे हैं कि वो आयुर्वेद नहीं है। नहीं, वो कहा जाता है सर, आयुर्वेद बिल्कुल नहीं है। हाँ? मैं तो ओपन कह रहा हूं कि मुझे अफसोस ये है कि आयुर्वेद की संस्था बनी है आयुष, आयुर्वेद के इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेद का क्लेम करके आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उससे ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेद ये बदनाम हुआ, आयुर्वेद से कुछ ठीक नहीं होता, जबकि आयुर्वेद इतना अच्छा एक सिस्टम है, हमारी धरोहर है आयुर्वेद। और आयुर्वेद को क्वालिफाइड अगर वैद्य आके इलाज करे, जैसे हमारे साथ आयुर्वेद के डॉक्टर मिले रहते हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर, नेचुरोपैथ के हैं, योग के हैं, तो हम उनकी मदद लेते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद जिसने पढ़ा ही नहीं, आप जितने लोगों की बात कर रहे हैं जो पॉपुलर हैं, सो कॉल्ड आयुर्वेद, वो आयुर्वेद के डिग्री धारी वैद्य नहीं है। पता करके देखे लोग, उन्होंने आयुर्वेद को बदनाम कर दिया। कोई कह रहा है ऐसे कर लो, कोई कह रहा है झाड़ फूक कर लो, कोई कह रहा है भभूत ले लो, कोई गौमूत्र ले लो, कोई कह रहा है कि भर्ती हो जाओ, हम कुछ कर देंगे। पंचकर्मा जो एक बेवजह उसको फैलाया गया, पंचकर्मा ऐसी चीज थोड़ी है। आयुर्वेद का वैद्य उसमें दोष प्रकृति सबको निर्धारित कर संप्राप्ति बनाता है, उसके और डिसाइड करता है पंचकर्मा में क्या इनका करना है, बस्ती करना है, विरेचन करना है, वमन करना है।
ऐसे थोड़ी है कि पांचों चीजें आप सब में कर दे रहे हैं, उसका दुष्परिणाम भी होता है। किसी चीज का अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होगा। नहीं सर, आप कैंसर का इलाज करेंगे, कीमो कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे, दूसरे जो ट्रीटमेंट आपके अपना ऑपरेशन या सर्जरी भी होगी, लेकिन दूसरा आदमी हमें कह रहा है कि भाई सिर्फ आहार बदलूंगा, डाइट बदल दूंगा और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। सर पहले तो आदमी की कोशिश होगी ना इतने झमेले में ना फंस के हम डाइट ही सही कर लें अपनी। बिल्कुल ये होता है, तो डाइट से कैंसर ठीक हो जाता है? हाँ, लेकिन डाइट का कैंसर बनने में और कैंसर से रिकवर होने में रोल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डाइट से कैंसर ठीक होता है। ओके। सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट से कैंसर ठीक हो जाए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं तो अपने हर मरीज का डाइटरी चेंजेस करता हूँ जिससे कैंसर रिलैप्स ना हो, बाकी नया कैंसर ना बने। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसी का लोगों ने एक तरीका निकाल लिया। अगर डाइट ही है, अगर मान लीजिए इसमें कोई व्यापार नहीं इन्वॉल्व है, तो डाइट ही तो करना है आपको। आप उनको सलाह दे दीजिए, 500 रुपये की फीस लेके सलाह दे के उनको कहीं घर में खाना खाओ, तो फिर भर्ती करके खाना खिलाने की क्या जरूरत है? इसमें एक बाजार है। क्यों आपने उनके इस साइकोलॉजी से खेला कि देखो सर्जरी कराओगे कट होगा, रेडिएशन कराओगे, कीमोथेरेपी कराओगे, साइड इफेक्ट होगा। मेरा ये मानना है कि जिन विधाओं में जो जो चीज़ें अच्छी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी बने, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट मरीज को मिले। मॉडर्न मेडिसिन में सर्जरी की जरूरत है, कीमो की जरूरत है, ये डॉक्टर डिसाइड करे। साथ में डाइट चेंजेस हो, नेचुरोपैथी हो, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो, आयुर्वेद इन करे और योगा इन करे। ठीक है। और तब देखिए किस तरह से कैंसर का आउटकम अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन सर पतंजलि का दावा है, बाबा रामदेव का दावा है, आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि उनके पास कई ऐसे केसेस हैं जो डाइट से या फिर उनके योग से या फिर उनकी दवाइयों से दुरुस्त हो गए। उन दावों को लेकर आपकी क्या राय है? मैं रामदेव को पहले भी चैलेंज कर चुका हूं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से चैलेंज करता हूं। इस स्टेटमेंट को कट करें, ट्वीट करें। ओपन चैलेंज देता हूं कि एक मरीज, सिर्फ एक मरीज जिसको मैं पहले चेक कर लूँगा, रामदेव डाइट से योग से ठीक करे, मैं मॉनिटर करूँगा, और अगर वो मरीज ठीक हो जाता है मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के रामदेव का चेला बनने को तैयार हूँ। मुझे एविडेंस चाहिए। तो आज तक क्यों नहीं दे पाया? गुमराह करने के लिए लोग मिले हैं तुमको, गरीब जनता मिली है, क्योंकि हमारे कंट्री में कैंसर इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इतनी पुख्ता नहीं है, इतनी दुरुस्त नहीं है, महंगा है, इसलिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। मैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर होकर कर रहा हूँ। मुझे चैलेंज अगर करे कोई, तो मैं आपको एक ओपीडी में दिखा दूंगा 100 से ऊपर मरीज कि इनका इलाज किया 20 साल पहले, 15 साल पहले, ठीक है, कैंसर नहीं है। तो तुम एक मरीज मेरे सामने इलाज करो, मॉनिटर मैं करूंगा। मॉनिटर से मतलब ये होता है कि मैं चेक करता रहूंगा तुम इलाज क्या कर रहे हो, रोज लिखूंगा, और बाद में जांच करके मैं चेक कर लूंगा कि कैंसर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। करके दिखाओ ना। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास ये, या रामदेव या बालकृष्ण आप ही के पॉडकास्ट में आ जाए, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि तुम किस साइंस से इलाज करते हो। इसलिए मेरे सामने नहीं आएगा। मैं कई बार चैलेंज कर चुका हूं उसको, क्योंकि मैंने आयुर्वेद पढ़ी है, उसने ना आयुर्वेद पढ़ी है ना मॉडर्न मेडिसिन जानता है। मैं आयुर्वेद का पुजारी हूं, मेरे सामने आने में डरते हैं ये लोग। आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करूंगा। मेरे साथ वैद्य जुड़े हैं जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं आयुर्वेद जानता हूं, उसकी महत्ता को, उसकी क्षमता को जानता हूं। तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ मैं आयुर्वेद को जोड़ता हूं। इनको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, कैंसर को सुनते ही सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि भाई अब तो मौत तय है, इलाज हुआ भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक आध केसेस में जैसे ब्रेस्ट कैंसर के जो मैंने मरीज देखे वो ठीक होते नजर आते हैं, लेकिन कैंसर सुनते ही मौत का जहन में आना, ये मिथ है या वाकई लोग मरते ही मरते हैं? बिल्कुल मिथ है। ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी या कुछ कैंसर के स्टेज 4, इनको अगर छोड़ दें तो सारे कैंसर ठीक होते हैं। कहीं कोई दुविधा की बात नहीं कह रहा हूं। तो पैसा भी तो हो ना हमारे पास सर। बिल्कुल बता रहा हूं। माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, पेट में अलग अलग अंग का कैंसर, गायनी का, बच्चेदानी का कैंसर, ये सारे कैंसर मेरे पास अनलिमिटेड केस है जो ठीक हो चुके हैं। अब चलिए पैसे की बात। पैसे की बात तो तब आती है जब प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है। सरकारी अस्पताल में सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हो रहा है? आप अगर कहेंगे कि अगर हम सिर्फ उंगली उठाते रहें तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन भी दे देता हूँ। आयुष्मान भारत योजना आपने करी, अच्छी चीज़ है। अब आपको करना है, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, हर राज्य का मैटर है। ठीक बात है। ये
एक अम्ब्रेला बनाए गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट चाहे मुझे बुलाए, मैं जाके उनकी पॉलिसी बना देता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करे। एक अम्ब्रेला के तहत आपके राज्य में सारा सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, एक दायरे में आ जाए। अब प्राइवेट का सिस्टम भी आपके सर्विलेंस में चले और पीपीपी मोड कर लें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। एक गवर्नमेंट के निगरानी में सारा सिस्टम चल रहा होगा। जिसका इलाज कैंसर का प्राइवेट में भी हो रहा होगा वो पीपीपी मोड पे होगा, और डॉक्टर प्राइवेट वाले गवर्नमेंट में भी आके हेल्प करेंगे। ओके। और इसका पेमेंट का एक मेथड गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो उनके राजस्व से पेमेंट होगा। देखिए कि कैसे नहीं होता है। सर 2025 में जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई तो आपने कहा कि, मैंने ही कहा लोगों से कि एक डॉक्टर अंशुमान दिल्ली एनसीआर में ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो आज भी 500 रुपए की फीस चार्ज करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। सर ये फीस अभी उतनी ही या बढ़ गई है? जब से मैंने शुरू किया और जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे क्लिनिक पे फीस इतनी रहेगी, ये ओपन बोल रहा हूँ, ये नहीं बढ़ाऊंगा। सर आप में इतने सारे गुण हैं, आप इतनी सारी विधा में माहिर हैं, पॉलिटिक्स में जाने का सोचा है क्या? क्योंकि कई बार लोग ये कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं कि डॉक्टर अंशुमान को हेल्थ मिनिस्टर बना दो। अगर यही करना था तो 12वीं के बाद मैंने मेडिकल की परीक्षा देकर डॉक्टर क्यों बना? मैं तो उसी समय राजनीति में आ जाता। नहीं, पर एक डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर होगा, ज्यादा काम करेगा ना। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? पॉलिटिशियन कुछ तो कर दें। जिम्मेदारी, सर जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं? नहीं, मैं हर सरकार को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को गाइड करने को तैयार हूँ। उसके लिए मंत्री बनना जरूरी नहीं है। आप मुझसे गाइड ले लीजिए, एडवाइजर। कहा जाता है ना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही वह आस, राज धर्म तन तीन करी हो ही बेगही नास। अगर करेजियस तुम हो पॉलिटिशियन तो मैं साफ बोलूंगा, एज ए वैद्य तुम मेरी बात मानो, इम्प्लीमेंट करो। एक साल में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरी ना दिखे तो बोलना। लेकिन लगता है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री बन के ही सुधारा जा सकता है तो बना दो स्वास्थ्य मंत्री 1 साल के लिए। मैं तो ज्यादा भी 5 साल नहीं कर, 1 साल बनाओ, लेकिन काम वही होगा जो मैं कहूंगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। मैं तो पहले बता दूंगा तुम्हारा ये पैरामीटर हेल्थ का, 1 साल के बाद ये पैरामीटर हुआ, लेकिन इंटरफेयर नहीं करोगे। तुम ये नहीं कहोगे इसमें रिश्वतखोरी चलेगी। तुम पार्टी लाइन नहीं बताओगे कि हमारी पार्टी लाइन ये करती है। क्या बात करते हैं? हेल्थ के एक एक तार को मैं समझ चुका हूं। मुझे अफसोस ये होता है कि लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। बहुत साधारण तरीका है करने का। तो अपफ्रंट जो आपने सवाल पूछा, पॉलिटिक्स में जाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं। ऑफर्स आए सर? कब से आ रहे हैं? अच्छा, कब से आते हैं ऑफर? और आज तक मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। ऑफर आते हैं। मैं यही कहता हूँ आप काम कीजिए, मैं सलाह देने को तैयार हूँ। जो आपने बात पूछी, ये भी कहते हैं कि आप जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। मैंने कहा कहाँ भाग रहा हूँ? जब आपके मैनिफेस्टो में मैं लिख सकता हूँ, जब आपको आइडिया दे सकता हूँ, तो जिम्मेदारी तो मैं ही ले रहा हूँ ना कि मेरे आइडिया को करो। अगर ठीक ना हो कि कितने अस्पताल मैंने सुधारे, इसी तरह से सुधार होगा। लेकिन सर क्या कभी देश की फार्मा कंपनी चाहेंगी कि ये कैंसर जैसी चीज हट जाए? फिर दवा तो बिकेंगी नहीं। बिल्कुल नहीं। मेडिकल का पूरा सिस्टम, इवन मेडिकल क्यूरिकुलम डिसाइड करता है अमेरिका। और वो कौन डिसाइड करता है? फार्मा लॉबी ऑफ अमेरिका। ये क्यों चाहेगा कि कोई भी साधारण सहज, अच्छा ये भी साथ में बोल दूं, ये सिस्टम भी निकलेगा जिस दिन तो भारत से ही निकलेगा कि भारत के पास अपनी भी विधाएं हैं। मॉडर्न मेडिसिन में हम उतने स्ट्रांग हो चुके हैं। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ हमारा अपना है, ये नेचुरली हम बना सकते हैं। लेकिन कभी भी फार्मा लॉबी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जो वेलनेस प्रोग्राम पे काम करे, कि मरीज बीमार, मतलब लोग बीमार ना हो, और जो मरीज हो जाए वो ठीक हो जाए परमानेंटली, मतलब दवाएं रेगुलर ना चलनी। क्यों चाहेगा? अगर ऐसा चाहता होता तो आज वेलनेस प्रोग्राम ऐसा चल रहा होता कि लोगों को हाइपरटेंशन नहीं हो रहा होता, डायबिटीज नहीं हो रही होती, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां नहीं बिक रही होती। इतने लंबे समय से खाने के बाद भी वो हाइपरटेंशन बना ही हुआ है। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम अगर है तो फार्मा स्कैम है, जिसको हेल्थ स्कैम मैं कहता हूं कि एक बार बीपी गोली चालू ही लाइफ टाइम आप उसके ग्राहक बन गए, 40 साल 50 साल खाएंगे। लेकिन क्या बीपी ठीक हुआ? नहीं हुआ। आपकी दवाएं बढ़ती गई, फिर भी हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ। क्यों? कोई ब्लड प्रेशर के रूट कॉज, जड़ में क्या है, उसको ठीक नहीं किया। मशीन में मॉनिटरिंग में बीपी डाउन दिखा दिया। डायबिटीज में प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, शुगर का लेवल आपके लेबोरेटरी में ठीक दिखा दिया। रिवर्स होता है सर? टाइप 2 डायबिटीज गारंटेड रिवर्सिबल है, और अनेकों लोगों का मैं कर चुका हूं। लेकिन पॉडकास्ट में बताता चलूं, लोग मेरे क्लिनिक पे आ जाते हैं डायबिटीज रिवर्सल के लिए। मैं जो कैंसर सर्जन ही हूँ, उसके लिए शिविर लगाते हैं कई लोग जो मुझे बुलाते हैं। मैं वहाँ ट्रेनिंग देता हूँ 5 दिन की, और टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल हो चुका है। कितने डॉक्टरों का करा चुका हूँ, जो कहते हैं कि सब तो कहते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है। अब वो डॉक्टर 15 साल 20 साल से कोई दवा नहीं ले रहा है,
HbA1c, ब्लड शुगर सब नॉर्मल है। तो ये सारी बीमारियां हैं नहीं, बनाई हुई हैं। और जिस रफ्तार से इस तरह की गोलियां बिक रही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को लो करने की, तो इससे बेहतर होगा कि शहर के पानी की टंकी में ही ये गोलियां डाल दो, सुबह सुबह सब उसी पानी को पी लें। ठीक है। लेकिन सर, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आप आज दे सकते हैं जो हम फॉर्मूले को अपनाएं और कैंसर से हम बच जाएं? अगर आप जद्दोजहद पूरी मेहनत नहीं करते हैं कैंसर को खरीदने के लिए, तो कैंसर नहीं होगा आपको। मैं इतना कह रहा हूँ, हर दिन हर इंसान बाजार से कैंसर को खरीद के लाता है, इतनी मेहनत करता है कैंसर बनाने में। फॉर्मूला बैक टू बेसिक्स। नंबर 1, बैक टू बेसिक्स का मतलब है कि आप उन चीज़ों को दिनचर्या में आ जाए जो हमारे पूर्वज, जिनका जीन लेके हम कैरी कर रहे हैं, हमारी जेनेटिक मेमोरी वही होती है। आप उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जो आपका कल्चर था उस कल्चर को वापस अपने जीवन में लाएं, वही खाना खाएं जो आपके पूर्वज खाते आए हैं। बैक टू बेसिक्स। मिनिमलिज्म दूसरा सूत्र। मिनिमलिज्म का मतलब इंसान की ज़रूरतें कितनी हैं, बाकी जितनी चीज़ें हम होर्डिंग के लिए कर रहे हैं कि हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, कैंसर का एक बड़ा कारक कि आप सिर्फ टॉक्सिन्स को, केमिकल को लाके अपने घर में बैठा रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। फॉलो द नेचर, जैसे सर्कैडियन रिदम, सनसेट सनराइज का फॉर्मूला अपना लें। सनराइज के क्लोज जग जाएं, सनसेट के क्लोज सो जाएं। आजकल तो लोग रात में पढ़ते हैं सर, सुबह सोते हैं। हाँ, एग्जैक्टली उल्टा, कंप्लीटली उल्टा। वही मैं कह रहा हूँ। तो सर्कैडियन रिदम, आपके दिमाग में पिनियल बॉडी है जो एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कर रही है, और आप उसको चैलेंज कर उल्टा कर रहे हैं। तो सारी बीमारियों की जड़ ये है। ऐप बेस्ड फूड मंगवाना बंद कर दें, सनसेट के बाद खाना बंद कर दें, इस तरह की जितनी चीज़ें रिफाइंड जो मैंने बताई अपने लाइफ से हटा दें। अगर फॉर्मूला में कहें तो मैं हर समय कहता हूँ डॉक्टर अंशुमान स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ। क्या है? MMMS। फर्स्ट M इज मील। मील मतलब क्या खाएं, जैसे मैं बता रहा था, कब खाएं, कैसे खाएं। क्या खाएं मैंने बता दिया, रॉ खाएं, रियल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, जो आपके क्षेत्र में सब्जियां फल उग रहे वही खाएं, और जिस सीजन में आए वही खाएं, प्रिजर्व ना खाएं। खाने में सबसे पहले आपका खाना हो फाइबर, मतलब साग सब्जी सलाद, उसके बाद प्रोटीन फैट, तब कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है थोड़ा सा, जैसे चावल खाएं 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। मतलब 60 किलो का आदमी है, 60 ग्राम कुक्ड राइस खाए, इतना छोटा सा बस। कार्ब की हमें इतनी जरूरत है या जरूरत नहीं है। कब खाएं? सुबह जगने से पहले, आइडियली मैं कह रहा हूँ जब सनराइज, तो इसके 4 घंटे के अंदर आपका फर्स्ट कंप्लीट मील हो जाए, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, फैट, कार्ब सारा हो गया। उसके बाद सेकंड मील इसके 6 से 8 घंटे के बाद हो जाए आपका मैक्सिमम। तो 2-3 बजे आपका सेकंड मील हो गया। इसके बाद खाना आप ना खाएं, ताकि पेट को डाइजेस्ट करके लिवर, जिसको मैं कहता हूँ मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, समय मिले सो जाने का। कब खाएं? इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी नेचुरली हो गई कि सेकंड मील हुआ। अब नेक्स्ट मील आप कल सुबह 9 बजे खाएंगे, तो बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स बन रहे थे, ऑटोफेजी एक प्रोसेस है, उससे मर गया। 2016 में जापानीज एक साइंटिस्ट को इस पर नोबेल प्राइज मिला। तो कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं? रात में खाना बिल्कुल ना खाएं, कोई फूड ना लें। बीच में अगर आपको भूख लगती है तो जैसे लोग कहते हैं चाय, मिल्क टी बिल्कुल ना लें। जैसे मैं एक ओजस्यम एक चाय है, जिसमें टी सेंस टी, मैं कहता हूँ TST, टी सेंस लैटिन वर्ड है, मतलब विदाउट टी, विदाउट टी, उसमें टी है ही नहीं। उसमें सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो बॉडी को डिजुविनेट करने, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। अच्छा। ओजस्यम टी रखें आप, सिर्फ गर्म पानी में उसको डालें, उसका डिकॉक्शन बने, आप उसको पिएं। 15 दिन में आपको समझ में आने लगेगा कि मैं इतना हेल्दी, फ्रेश कैसे महसूस कर रहा हूँ। मिल्क टी छोड़ के आपने इस पर शिफ्ट कर लिया, जो कि मैं रोज करता हूँ। ये आप ले सकते हैं। इसको फॉलो कर लिया आपने, M को। सेकेंड M इज मूवमेंट। एक्सरसाइज कैसे करें? जिम जाने की जरूरत नहीं है। वही एक्सरसाइज हमारे लिए उपयुक्त है जिसमें 4 कंपोनेंट हो। फार्ब, FARB, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, डाइजेशन ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। अगर पूछिए कि एक कौन सी एक्सरसाइज जिसमें ये चारों चीजें हैं, योगासन। हमारे महर्षियों ने 84 लाख योगासन बताए थे, बाद में उसको कम करके 84,000 किए गए,
घेरंड मुनि ने 84 घेरंड संहिता में 84 आसन कर दिए कि कम से कम 84 आसन कर लो। लेकिन मॉडर्न समय में मैं कहता हूँ एक दिन में 4 आसन कर लो। आज मान लीजिए आपने मयूरासन, भुजंगासन, तड़ासन, कोई भी 4 चुन लें, कल दूसरा कर लें और एक सूर्य नमस्कार अपने जीवन में उतार लें। अगर ये करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस, स्टैटिक, बैलेंसिंग चारों हो गई। 40 के बाद मैक्सिमम लोगों को आप सुनते हो बाथरूम में गए, गिर गए। गिरे क्यों? बाथरूम में थोड़ा स्लिपरी हुआ, बैलेंसिंग आपका खराब हो चुका था। इंसान जो सीधा चलता था वो एक साइड ये होने लगा। ये योगासन आपको बैलेंसिंग ठीक करती है। आपने कर लिया। सेकंड, थर्ड एम इज माइंड स्टफ। ब्रेन ऑर्गन है, माइंड जैसे ब्रेन काम कर रहा है, माइंड स्टफ है चित्त, हिंदी है चित्त। चित्त जिसको आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ नाम दे रहे हैं, बेसिकली चित्त है। चित्त आपका माइंड इज ए मंकी माइंड, हर समय उछलता रहता है। महर्षि पतंजलि से पूछा उनके शिष्यों ने, गुरुजी योग क्या है? दूसरे सूत्र में उन्होंने क्लियर कर दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। मतलब मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक मेजर इशू हो चुका है जो इंसान को कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पे अलग पॉडकास्ट करेंगे कि चित्त को कैसे अपने कंट्रोल में, काबू में, बस में कर लें ताकि चित्त आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड लास्ट इज एस, स्लीप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप। कुछ बड़े लोग कहते हैं 4 घंटे सो के हम काम करते हैं। क्यों? कॉकरोच तो 24 घंटे जगा रहता है। कौन ऐसा काम कर दिया कॉकरोच? प्रॉपर स्लीप लो 7 से 8 घंटे और 1 घंटे 24 घंटे में लेजर टाइम हो जो मी टाइम हो आपका। मी टाइम किसको कहते हैं? आज इंसान मैक्सिमम अकेलापन में जी रहा है, लोनलीनेस। अकेले है लेकिन उसके दिमाग में 50 लोगों के थॉट्स चल रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों हुआ। अकेलापन, डिप्रेशन का कारण सुसाइड बढ़ी। दूसरी अवस्था होती एकाकीपन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिट्यूड। बाकी सब तो अलग हो गए, मैं बात करता है कि अतीत में ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। और एक स्थिति होती है जिसको मैं कहता हूँ लेजर टाइम या मी टाइम, कैवल्य की स्थिति, जिसका इंग्लिश वर्ड नहीं है। कैवल्य की स्थिति जहाँ शून्यता आ जाए और मैं भी खत्म हो जाए और आप बिल्कुल निर्विचार, निर्भाव बैठे हों, दृष्टा भाव से सब कुछ देखने लगे। ये है लेजर टाइम। उसी समय ट्रांसडेंट होगा। जो सोचते थे कि बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि ऐसे कैसे सोच लेते थे, लेजर टाइम में ही आपका दिमाग खाली होगा, नई चीज़ें आपकी उतरेगी। अगर ये करें MMMS का फॉर्मूला, आप जनरल भी स्वस्थ रहेंगे और कैंसर तो होगा ही नहीं। मेरा मी टाइम होता है सर जब आप मेरे पॉडकास्ट में आते हैं। अरे सर इतनी सारी बातें आपने बताई, लेकिन कोई व्यक्ति 40 साल तक या 42 साल तक या 44 साल तक बिल्कुल गलत रूटीन में जी रहा है, बहुत डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है, क्या वो तब भी अपने को रिजेनरेट कर सकता है, दोबारा से अपने को रिफ्रेश कर सकता है? 42 साल अगर गलत किया, 42 दिन वो कर ले जो मैं कह रहा हूँ। बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रांग हीलिंग पावर है, प्रकृति ने दिया है। अच्छा। लिवर को वापस 3 महीने लगते हैं बच्चे का लिवर हो जाने में। अगर 3 महीने आपने लाइफस्टाइल चेंज किया तो आपका लिवर 5 साल के बच्चे जैसा हो जाएगा। अनलेस की फाइब्रोसिस, सिरोसिस ना हो गया। सिरोसिस इरिवर्सिबल है। फैटी लिवर तक रिवर्स होकर नॉर्मल हो जाएगा। और मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जितनी चीज़ें हैं, आप सिर्फ 3 महीने का टाइम दें, आप रिवर्स होके उसमें चले जाएंगे जो आपको आश्चर्य होगा, यार मैं देखने में भी सुंदर हो गया, स्किन अच्छी हो गई, मैं फिट महसूस करता हूँ, ज़्यादा एक्टिव अलर्ट रहता हूँ, खाना मैंने कम कर लिया, प्रॉपर्ली सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, बच्चे की तरह फ्रेश जगता हूँ, आपका चेंज हो जाएगा। तो आज से इस पॉडकास्ट को सुने, नए साल की शुरुआत है 2026, आप 3 महीने दें और अप्रैल के बाद आपको लगे मेरा जीवन बदल गया है, ट्रांसफॉर्म लाइफ है। तो अंदर अगर कुछ चल भी रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रांग हीलिंग पावर है कि बिल्कुल बॉडी उसको ठीक कर लेगी। लेकिन क्रेविंग अगर हो सर खाने की उस दौरान, फिर वो क्या करे? दोनों कनेक्टेड है। ये आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। क्रेविंग कभी ये नहीं कि आपको वाकई भूख लगी है। भूख और वासना 2 चीज होते हैं, हंगर एंड लस्ट। दोनों में अंतर समझे। भूख जब लगेगी तो रियल बॉडी को नीड है अभी खाने की। लस्ट क्या, आप गुजर रहे थे, पिज्जा रखा होता है, स्मेल आई खा लिया, समोसे की स्मेल लाई खा लिया, ये आपके लिए जहर है। भूख किसको कहते हैं? भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। अगर ऐसी भूख लगे तो खाना खाएं, नहीं लगे तो खाना ना खाएं। तो ये क्रेविंग खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको जो जीवन शैली में बदलाव करेंगे, 3 से 5वें दिन
मैक्सिमम क्रेविंग होगी। इसको कंट्रोल किया तो 7 से 9 दिन फिर क्रेविंग होगी, और 14 दिन आपने अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो ये आपका एटॉमिक हैबिट बन जाएगा। लोग पढ़ें, एक किताब है एटॉमिक हैबिट, कि 14 दिन जो आप करते हैं आपके एटॉमिक हैबिट में आ जाता है, फिर क्रेविंग नहीं होगी। फॉर द टाइमिंग आप सोचेंगे क्या करें जब हो रही है, अदरक का स्लाइस बना लें, नींबू निचोड़ लें, अभी मौसम अच्छा है बाहर भी रख सकते हैं। जब भी क्रेविंग हो 2 स्लाइस अदरक लेके मुंह में डाल लें। अच्छा, क्रेविंग का बहुत बड़ा सोल्यूशन है। उस समय चाय, मिठाई, अच्छा आप गौर कीजिएगा क्रेविंग किस चीज़ की होगी? मीठे की होती है, मीठे ऑलमोस्ट मीठी की होती है। हाँ, मीठे क्रेविंग होगी। और लड़कियां खट्टे की क्रेविंग होगी लड़कियों में, लड़कों को मीठे क्रेविंग ज़्यादा होगी, जबरदस्त। लड़कियों को खट्टे की क्रेविंग होगी। तो नमकीन, गोलगप्पे कुछ खाने की, उस समय अदरक का एक स्लाइस ले लें। 14 दिन आपने किया, उसका दूसरा मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा? आपके कपड़े ढीले होने लगे, वार्डरोब चेंज होने लगा, आप फिट महसूस करने लगे, तो आप जाके नए नए कपड़े खरीदेंगे। अब आपको लगेगा 1 इंच भी मेरा कमर का साइज बड़ा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर थोड़ी थोड़ी ले ली जाए, थोड़ी थोड़ी ड्रिंक ले ली जाए तो आधे कीटाणु ऐसे ही मर जाते हैं। थोड़ी वाइन, थोड़ी बियर, सर इनको थोड़ा थोड़ा लेने से क्या बड़ी दिक्कत दूर हो जाती है? साइंस जो शोध करके बताया कि रेड वाइन में कुछ फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मॉडरेशन लेने से हार्ट अटैक का प्रोटेक्शन होता है। ये तो साइंस है। लेकिन हिंदुस्तान इमोशनल कंट्री है, यहाँ के लोगों का EQ, इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ी कब ज़्यादा होगी ये पता नहीं होता है। अच्छा, तो इंडिया में मरीज भी हमारे कुछ कहते हैं कि सर थोड़ा ले लें। मैंने कहा थोड़ा तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। तुम जब थोड़ा लोगे फील गुड आएगा, फिर वो कब ज़्यादा में हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर है ना लो, और लो तो ऐसी चीज़ लो जिसका रिसर्च आपको जितना नुकसान है उससे प्रोटेक्शन भी दे रहा है। अच्छा, जैसे मॉडरेशन, रेड वाइन का प्रोटेक्शन है कि इतने लेवल तक आपको ये फायदा भी दे रहा है। लेकिन इथाइल अल्कोहल चाहे वाइन में हो, रम में हो, विस्की में हो, बियर में, किसी में एक ही है। इथाइल अल्कोहल अलग नहीं है। उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट होगा, और कायदे से कहें कि आज की डेट में अगर अल्कोहल डिस्कवर हुआ होता तो साइंस जितना आगे बढ़ गया, इसका नाम होता पॉइजन। हाँ, तो इसलिए अपने विवेक को जगाएं। और कबीर ने बड़ा अच्छा कहा है, नर पशु नारी पशु और पशु संसार, मानव वा को मानिए जाको बुद्धि विचार। तो बुद्धि और विचार जगाइए, मानवगर हैं। आपसे मिलता हूं तो मुझे लगता है सर एक ही क्लास में मैं लिटरेचर भी पढ़ रहा हूं, मैं साइंस भी पढ़ रहा हूं, मैं मैथ्स भी पढ़ रहा हूं, जो कैलकुलेशन समझा रही है, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा देश का, और मैं राजनीति शास्त्र भी सुन रहा हूं। सर एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे आपने जब्त की हुई हैं? देखिए, मैं सहज रहता हूँ, जागरूक रहता हूँ, और जो चीज़ें पब्लिक कनेक्ट की, जो सोशल इंजीनियरिंग का है, मैं सीखता रहता हूँ। मैं कभी ये मानता नहीं हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे लगता है मैं महाज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अथाह समुद्र है। इसलिए मैं विद्यार्थी बन के रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। ठीक है सर, इस वाले पॉडकास्ट में आने में आपने थोड़ा समय लगा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली मुलाकातें हमारी जल्द जल्द होंगी। बिल्कुल जल्द होगी। ये मैं एक वादा प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि घनश्याम भाई के पॉडकास्ट में जब भी बुलाया जाएगा, मैं प्रायोरिटी पहले आप ही को दूंगा। ठीक है सर। इन दिनों थोड़ी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, इसलिए इस बार क्षमा प्रार्थी हूँ, इस बार देर हुई। आप आते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, और हर विधा में आप डंके की चोट पे अपना हथौड़ा चलाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपकी जो USP है बनी रहेगी। नए साल में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि कैंसर जैसी चीज कभी आपको छू भी ना पाए। और पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तो मैं पिछले 2 साल से आपको कह रहा हूं, और बहुत शिद्दत से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट को आपको सिर्फ अपने लिए नहीं देखना है, आपको अपनों तक भी पहुंचाना है। थोड़ी सी बात शायद किसी के बहुत काम आ जाए। याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच।